हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सीरीज 2 में। ठीक है, और 2 के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर सीरीज में दोस्तों 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं और 30 प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या को देख लेंगे। व्याख्या है, एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित व संपोषित करनी चाहिए। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या को भी देखते चलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विकास शुरू होता है। तो विकास कब शुरू होता है दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक, प्रसव पूर्व, इसकी व्याख्या को देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है। पहला कीटाणु मंच, दूसरा भ्रूण अवस्था और तीसरा भ्रूण चरण। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। किसकी योग्यता है? प्राकृतिक बुद्धि की। अब इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेंगे। मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसने प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यह हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर। ठीक, अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। किसके दोस्तों? मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया को दर्शाता है, अतः यह बुद्धि के विवरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को और उसकी व्याख्या को दोनों को साथ साथ चलना है देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक, इसकी व्याख्या है, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसकी व्याख्या है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर है 7 है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है दोस्तों? चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। आपको बता दें, चिंतन मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या यही है जो हमने बोला है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8 नंबर। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन कहलाता है। समावेशन कहलाती है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, फिर भी उस क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके आंसर को टिक करना है। ठीक है, और आंसर को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है तो कुछ नहीं है, हलवा नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। अब इसकी व्याख्या को देख लेंगे। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। इससे किसको बढ़ावा मिलता है दोस्तों? तो आपको बता दें, इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका ये व्याख्या हो गया। ठीक है, जो हमने बताया है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी से संबंधित है। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेषित हैं। तो किस रूप में अभिप्रेषित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य रूप से अभिप्रेषित हैं। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा सभी कुछ। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो इसका अर्थ है कि वह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। इस प्रकार के अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा बालक की कार्य में अभिरुचि उत्पन्न करती है, फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? किस में आता है? सीखने के गतिक कोनेटिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो परीक्षा में आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न आने की भी संभावना होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी व्याख्या को जरूर देखना है। व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृढ़ीकरण आदि आते हैं जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए
क्या निकालने के लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। निकालना, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, तो जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि, यह सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक गतिविधियां के रूप में अधिगम। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या हो गई, आप देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या है दोस्तों? बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में बहुत दम है, देखिएगा। जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संस्तुति दी गई है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों करती है? क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या यह है, आप देख सकते हैं, अधिगम का एक सिद्धांत यह है कि यदि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावी होता है। इसलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इससे अधिगम संवर्धित व पुष्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी शानदार प्रश्न है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे थोड़ा सा, काफ़ी शानदार व्याख्या है इसकी। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतर आत्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता होती है। किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? भावात्मक क्षेत्र की। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसकी व्याख्या को देखिएगा। जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 20। क्वेश्चन नंबर 20 है।
क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके राइट आंसर को बताएंगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती हैं। क्या सहायता करती हैं? सामाजिकरण की सहायता, सामाजिकरण की भी सहायता करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है एवं ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, किसकी ओर संकेत करती है दोस्तों? तो आपको हम राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या है। व्याख्या से भी प्रश्न बहुत आते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान व उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो दोस्तों, आँखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण जाते हैं, जैसे आँखों का रंग आनुवंशिकता के लक्षण के कारण होता है, और कोई नहीं हो सकता उन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। हाँ, व्याख्या इसकी है, 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, व्याख्या नहीं है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो किस सिद्धांत को दर्शाता है? आप सभी जानते हैं कि यह वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि दूसरी शिक्षार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेती है तो इस प्रकार के लक्षण वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाती है, जिससे राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं शारीरिक गठन को। ठीक है, शारीरिक गठन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन विकास का जैविकीय कारक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 की ओर चलेंगे। हमने 30 प्रश्नों को इंक्लूड किया है दोस्तों। श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्यक कुंठा का सामना करते हैं? किसका सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य का कारण है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करना। अब हम, यह क्वेश्चन एक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में, लगभग हर साल एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आता है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है दोस्तों? तो पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या को सुनेंगे।
डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण पठन विकार के रूप में होता है, अर्थात डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालक पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम इसकी व्याख्या हो गई, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं में तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से उनका चतुर्दिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, डैश से बचती है, यानी डैश की जगह पे हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या सुनेंगे। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज़ तथा प्रकार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज के साथ। नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज है प्रैक्टिस सीरीज 3। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।